हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पीसीएस। तो 72nd बीपीएससी पीटी जो है वो है 26 जुलाई को स्केड्यूल्ड है और अभी लगभग 25 दिन रह गए हैं। तो 25 दिन में हम क्या क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको एक बार क्विकली देखना है और जो प्रीवियस ईयर में जिस सोर्स से क्वेश्चन आए हैं उस सोर्स से हम उस टॉपिक को देखेंगे और उसके बाद फिर घटना चक्र से उसके क्वेश्चंस को करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं बीपीएससी में पूछे गए हैं उसको करेंगे। इतना हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इनफ होगा। और इसके अलावा जो 100 टॉपिक्स हैं उसका लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें आज हम सबसे पहले मेडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास के 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पहला है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। मुगल एम्पायर से भी हर साल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लास्ट ईयर भी पूछा गया था अकबर के बारे में। दिल्ली सल्तनत से भी लास्ट ईयर पूछा गया था। ड्यूरेशन किसका सबसे ज़्यादा था, ये क्वेश्चन था। तो मुगल एम्पायर में भी हम देखेंगे डिटेल में सब कुछ। आफ्टर दैट हम विजयनगर एम्पायर इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि कृष्णदेव राय के द्वारा वहाँ उसके मेन शासक हैं। तो विजयनगर एम्पायर हम देखेंगे। उसके बाद बहमनी किंगडम जो कि दक्कन में था उसको देखेंगे। ट्रैवलर्स के बारे में हमेशा पूछ लेती है बीपीएससी क्वेश्चन, या तो मैच द फॉलोइंग या इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती है कि ये किसके ड्यूरेशन में आया था या फिर इसने किस बुक में इस चीज़ को लिखा है, इस तरीके से। फिर बुक्स एंड ऑथर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बीपीएससी के एग्जाम के लिए हमने पिक किया है और इसमें से लगभग आई थिंक आपके 6 to 7 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अभी हम लूसेंट से इस सारे टॉपिक्स को करेंगे और इतना करना इनफ रहेगा। इसके बाद घटना चक्र से हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर लेंगे एंड आई कैन अश्योर यू कि इसके बाद आप 6 to 7 क्वेश्चन एग्जाम में हर हाल में सही करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी लूसेंट से हम इन सारे टॉपिक्स को करेंगे। ऑल्दो लूसेंट को सब लोगों ने काफ़ी ये कहा है कि लूसेंट करके नहीं आता है, लूसेंट से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने प्रीवियस ईयर ट्रेंड में देखा है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लूसेंट से हो रहे हैं। और उसके अलावा हम घटना चक्र से उस टॉपिक्स को डिटेल में करेंगे, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। तो अभी पहले हम लूसेंट से इस टॉपिक्स को करते हैं। तो सल्तनत पीरियड से स्टार्ट करेंगे, जो कि 1206 से शुरू होकर 1526 AD तक इंडिया में रहा। और इसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग जो किंग्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे और जो भी है उसका रीडिंग लगाएंगे और साथ में उसको हम बार बार बोल करके एक तरीके से लर्न करते चलेंगे, ताकि हमको दोबारा इस वीडियो को सिर्फ एक बार रिवीजन पर्पस के लिए देखना पड़े, बाकी चीज़ें याद रहें, दिमाग में रहें। सबसे फर्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का बैकग्राउंड क्या था। तो सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन जो है वो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा और ये 712 AD में हुआ था। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है इंडिया को 712 में AD में इसने सबसे पहली बार अटैक किया और इसने सिंध जो कि पंजाब के तरफ है, सिंध प्रांत, इसको इसने कनकर किया। और बाद में ये जो है सिंध जो है ये उमैयद खिलाफत का एक प्रोविंस बन गया। तो ध्यान रखेंगे इंडिया में सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन जो है वो मोहम्मद बिन कासिम का हुआ था और ये कब हुआ था, तो 712 AD में हुआ था, 712 AD में। उसके बाद अगर हम टर्किश इन्वेजन की बात करें तो फर्स्ट टर्किश इन्वेजन जो है ये महमूद गजनवी का इन्वेजन था और ये 1000 से 1027 के बीच में हुआ। और ये एक बार नहीं हुआ, काफ़ी बार इसने इंडिया को इस तरीके से लूटने की कोशिश की, तो इसलिए ये एक ड्यूरेशन लंबा लिखा है। 1000 से लेकर के 1027 AD तक ये टर्किश का इन्वेजन चलता रहा। ध्यान रखेंगे पहला मुस्लिम इन्वेजन 712 में मोहम्मद बिन कासिम का था और फर्स्ट टर्किश इन्वेजन जो है महमूद गजनवी का था, वो 1000 से लेकर 1027 AD तक था। तो महमूद ऑफ गजनवी, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी led about 17 expeditions to India to enrich himself by taking away wealth from India। तो बेसिकली इसने इंडिया को लूटने की कोशिश की। 17 बार इसने इंडिया की तरफ अपना जो अभियान है वो इसने किया और ये इंडिया का जो वेल्थ था, ऑब्वियसली बात है इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो इंडिया का वेल्थ ये ले जाकर खुद के अपने किंगडम को इनरिच करने की कोशिश थी इसकी। तो ये बार बार इंडिया पे अपना अभियान कर रहा था। उसके बाद है इन 1025 ही अटैक्ड एंड रेडेड द मोस्ट सेलिब्रेटेड हिंदू टेम्पल ऑफ सोमनाथ दैट लाइज ऑन द कोस्ट इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ काठियावाड़। ध्यान रखेंगे हम ये काफ़ी बार से सुनते भी हैं कि इसने बहुत बार इंडिया पे अटैक किया, लेकिन 1025 में इसने जो सोमनाथ मंदिर है जो काठियावाड़ गुजरात में है वहाँ पे इसने 1025 में अटैक किया। और ये तब हिंदुओं का अभी भी है, तब भी था, ये मोस्ट सेलिब्रेटेड हिंदू टेम्पल था सोमनाथ मंदिर, काफ़ी धनी मंदिरों में से गिना जाता था। तो उसने उस मंदिर को अटैक किया और वहाँ से भी काफ़ी ऐसे वेल्थ लूट करके ले गया। दिस टेम्पल वॉज डिस्ट्रॉयड इन 1026 AD। एज अ रिवार्ड फॉर हिज सर्विसेज टू इस्लाम ही रिसीव्ड द टाइटल यमीन अल दावला। तो इस टेम्पल को इसने 1025 में अटैक किया, रेड किया और 1026 में इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय भी कर दिया। बाद में फिर से इस टेम्पल का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर जो है उनके द्वारा किया गया। लेकिन फिलहाल अभी ये ध्यान रखेंगे कि 1026 में इसने सोमनाथ मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये इस्लाम को जो सर्विसेज प्रोवाइड करता था, लाइक जो भी उनके होते हैं एक्सपेडिशंस या कुछ भी, इसकी वजह से इसको एक टाइटल दिया गया यमिन अल दावला। ध्यान रखेंगे यमिन अल दावला जो है यानी कि इसका मीनिंग होता है राइट हैंड ऑफ द स्टेट। तो इसने इस्लामिक स्टेट के लिए, इस्लाम के लिए इतना अच्छा काम किया
अच्छा इन द सेंस कि उनके जो भी रूल्स थे, उनके जो भी काम थे, उनको बहुत अच्छे तरीके से किया, तो इसलिए इसको राइट हैंड ऑफ द स्टेट कहा गया और उसको यमन अल दावला का टाइटल रिसीव इसने किया है। और ये टाइटल उसको दिया था खलीफा ने, इस्लामों का होता है मुस्लिमों का खलीफा, तो खलीफा के द्वारा, अब्बासिद खलीफा के द्वारा इसको यमन अल दावला का टाइटल दिया गया था। इसके बाद एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी के कारण इसके डायनेस्टी को यमीनी डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट टर्किश इन्वेजन जो है वो महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, जो गजनी के सुल्तान महमूद थे, और ये 17 बार इंडिया की ओर अभियान इसका रहा। इसके अलावा इसने 1025 में सोमनाथ मंदिर को अटैक किया, और जो कि काठियावाड़ रीजन है गुजरात में। इसके अलावा 1026 में इसने मंदिर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसने इस्लाम को काफ़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की। इसके कारण इस्लाम के जो खलीफा हैं उनके द्वारा इसको एक टाइटल दिया गया यमिन अल दावला, और इसी के कारण इसके डायनेस्टी को यमीनी डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो ये महमूद गजनवी के बारे में। ये फर्स्ट टर्किश इन्वेजन के बारे में हमने देखा। सेकेंड टर्किश इन्वेजन की बात करें तो ये मोहम्मद घोरी का था। सेकेंड टर्किश इन्वेजन कब था? तो ये 1175 से 1205 तब तक ये सेकेंड इन्वेजन की बात होती है मोहम्मद घोरी की। तो मोहम्मद घोरी इन्वेडेड इंडिया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनियन इन इंडिया। ही मे बी कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो ये जो टर्किश इन्वेजन फर्स्ट रहा महमूद गजनवी के द्वारा, इसने 17 बार इंडिया को लूटा है क्योंकि ये खुद के किंगडम को इनरिच करना चाह रहा था। लेकिन अगर हम मोहम्मद घोरी की बात करें तो मोहम्मद घोरी का ये था कि ये इंडिया में मुस्लिम डोमिनियन का फाउंडेशन रखना चाहता था। तो मोहम्मद घोरी जो है वो इंडिया को इन्वेड किया और इसने भारत में मुस्लिम जो डोमिनियन है इनकी नींव रखी। तो इसको भारत में, इंडिया में मुस्लिम रूल का फाउंडर भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, मोहम्मद घोरी को मुस्लिम रूल का फाउंडर कहा जाता है। अगला है हमारे पास रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ टर्क्स इन इंडिया। अब हमारे देश में बार बार बाहर से जो इन्वेजन हो रहे थे, टर्किश इन्वेजन फर्स्ट जो कि महमूद ऑफ गजनी के द्वारा हुआ, सेकंड मोहम्मद घोरी के द्वारा हुआ, तो ये सक्सेसफुल क्यों हो गया कि बार बार ये लोग बाहर से अटैक कर रहे हैं और इसमें सक्सेसफुल हो जा रहे हैं? तो इसके कुछ रीजन है। फर्स्ट रीज़न क्या है कि राजपूत लैक्ड यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड वे आर डिवाइडेड बाई राइवलरीज। अब जो भी राजपूत किंग्स थे उस समय, उनकी आपस में ही जो राइवलरीज हैं, जो लड़ाई है, उनके कारण उनके अंदर कोई यूनिटी नहीं थी। उनका कोई एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो उन बाहर के इन्वेडर्स को अपोज कर सके। तो ध्यान रखेंगे कि राजपूत किंग्स के बीच में कोई यूनिटी नहीं थी, ये एक सबसे मेजर रीज़न था। दूसरा इसके बाद है कि देयर वाज नो सेंट्रल गवर्नमेंट। उस समय कोई ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं था, सेंट्रलाइज्ड कोई रूल नहीं था, जिसके कारण कि कोई एक किंग ऊपर पावर में बैठा है और जो बाहर के जो इन्वेडर्स हैं उनके अटैक से इंडिया को बचा ले। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कमी थी। थर्ड है कि राजपूत किंगडम्स वेरी स्मॉल एंड स्कैटर्ड। अब राजपूत किंगडम्स है तो कोई जयपुर इधर है, मेवाड़ कहीं और है, कहीं अलग अलग। तो इस तरीके से जो भी राजपूत किंगडम्स है वो अलग अलग थे और स्कैटर्ड थे। मध्य प्रदेश में कोई किंगडम है, कोई किंगडम राजस्थान में है, कोई आपस में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है जो सबको कंट्रोल करे। तो इस तरीके से ऐसा था, स्कैटर्ड थे, तो इनको जीतना ईजी था। उसके बाद है द टर्क्स वेर बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड टुक एडवांटेज ऑफ द लैक ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग राजपूत्स। ऑब्वियसली बात है, हम पहले भी बचपन से स्टोरी पढ़ते हैं, एकता में बल है वाली बात है। तो टर्क्स जो थे वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे और इनके बीच जो आपस में कोई कोऑपरेशन नहीं था राजपूत राजाओं के बीच में, इसका इन्होंने अच्छा फ़ायदा उठाया। तो ये चार रीज़न है। पहला कि राजपूतों में कोई यूनिटी नहीं थी, दूसरा कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं था, थर्ड कि राजपूत किंगडम्स काफ़ी छोटे छोटे थे और अलग अलग फैले हुए थे, स्कैटर्ड थे, कोई इधर कोई उधर, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और टर्किश लोग जो बाहर से इन्वेडर्स थे उनका ऑर्गेनाइजेशन बेटर था और जो भी यहाँ के लोगों का आपस में कोऑपरेशन नहीं था उन्होंने अच्छा फ़ायदा उठाया। तो ये चार रीज़न है सक्सेस ऑफ टर्क्स इन इंडिया। उसके बाद बात आती है दिल्ली सल्तनत की। तो पहले हमने देख लिया दिल्ली सल्तनत, अभी मोहम्मद घोरी का हमने देखा कि 1205 तक इसने इंडिया में इन्वेड किया और मुस्लिम रूल का ऐसे फाउंडेशन वगैरह रखा। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है इंडिया में 1206 से लेकर 1526। ईयर याद रखेंगे, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि कौन सा सल्तनत कब से कब तक रहा है। तो 1206 टू 1526, मेरे साथ रिपीट करेंगे आप भी, 1206 टू 1526। ये कितना ड्यूरेशन है? तो लगभग ये 300 साल से ऊपर का ही ड्यूरेशन है, 320 के अराउंड है। ये इतने दिनों तक दिल्ली सल्तनत का देखा गया है। तो देखते हैं, मोहम्मद घोरी कन्क्वेस्ट बिकम द न्यूक्लियस ऑफ न्यू पॉलिटिकल एंटिटी इन इंडिया, द दिल्ली सल्तनत। अब मोहम्मद घोरी की विजय के बाद भारत में जब उसने इंडिया को जीत लिया तो उसने एक नया पॉलिटिकल वो शुरू किया और उसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। अब इस सल्तनत को 5 अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, 5 डिस्टिंक्ट पीरियड्स। इसमें सबसे पहले आया स्लेव डायनेस्टी जो कि 1206 से लेकर 1290 तक रहा। फिर आया खिलजी डायनेस्टी जो कि 1290 से लेकर 1320 तक रहा। फिर आया तुगलक डायनेस्टी जो कि 1320 से लेकर 1414 रहा। ये सबसे लंबा डायनेस्टी है, लगभग इसने 94 ईयर्स तक रूल किया है। उसके बाद है सैयद डायनेस्टी जो कि 1414 से लेकर 51 तक रहा। और फिर सबसे लास्ट में लोधी डायनेस्टी जो 1451 से लेकर के 1526 तक रहा। तो ध्यान देंगे, इस सब में सबसे कम टाइम तक जो रूल किया है वो है खिलजी डायनेस्टी जो कि 1290 से लेकर 1320 तक रहा। और सबसे लंबा जो रूल किया है वो है तुगलक डायनेस्टी जो लगभग 94 ईयर्स तक इसने रूल किया है।
ये दोनों ध्यान रखेंगे। इसमें अलग अलग किंग्स का जो ड्यूरेशन है वो भी है आगे, लेकिन ध्यान रख इसमें वो किंग का क्रोनोलॉजी देखेंगे, पहले कौन थे बाद में कौन थे, क्योंकि कभी कभी बीपीएससी से डायरेक्ट पूछ लेती है। लेकिन PYQ है ये 71 का कि सबसे लंबा रूल करने वाला डायनेस्टी कौन रहा है दिल्ली में, तो उसका हो जाएगा हमारे पास आंसर तुगलक डायनेस्टी। और जो सबसे कम ड्यूरेशन तक जो है वो है खिलजी डायनेस्टी। अलग अलग किंग्स का भी देखेंगे, वो आगे हम देख लेंगे। स्लेव डायनेस्टी की बात करें, स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश, तो ये 1206 से लेकर 1290 तक था, 1206 टू 1290। तो स्लेव डायनेस्टी ने 1206 से लेकर 1290 तक रूल किया है। लगभग ये 90 ईयर्स का तो सबसे पहले हमारे पास स्लेव डायनेस्टी, और स्लेव डायनेस्टी ने 1206 से 1290 तक रूल किया है। लगभग ये 84 ईयर्स का ड्यूरेशन है, ध्यान रखेंगे 84 ईयर्स का। और ये जो है तुगलक डायनेस्टी के बाद सेकंड नंबर पे स्लेव डायनेस्टी है। इसने तुगलक डायनेस्टी सबसे ज़्यादा रूल की थी, और उसके बाद ये जो स्लेव डायनेस्टी है इसका आता है 84 ईयर्स तक। तो इसके सबसे पहले रूलर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन इसके सबसे पहले रूलर हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक इसने 1206 से लेकर 1210 तक रूल किया है। एक ये टर्किश स्लेव थे बाय ऑरिजिन, एंड ही वर परचेज बाय मोहम्मद गौरी। चूँकि मोहम्मद गौरी ने अटैक किया है, और वो 1205 में उसका लास्ट वो चला गया था इंडिया से अपने वापस टर्की में, तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को एज अ स्लेव इंडिया में छोड़ दिया। तो उसके बाद ये जो दिल्ली है इसको देखने लगे कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसने ही स्लेव डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट किया है इसको। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो एक स्लेव थे, और ये मोहम्मद गौरी ने इनको परचेज़ किया था, और बाद में इनको गवर्नर बना लिया अपना। आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी, ऐबक बिकेम द मास्टर ऑफ हिंदुस्तान एंड फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी इन 1206। सबसे पहले हमारे पास स्लेव डायनेस्टी जो कि 1206 से शुरू होकर 1290 तक था इंडिया में, और ये लगभग 84 ईयर्स का ड्यूरेशन है। 84 ईयर्स ध्यान रखेंगे, 84 ईयर्स तक स्लेव डायनेस्टी इंडिया में दिल्ली में रूल कर रही थी। इसके सबसे पहले रूलर थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखें तो ये 1206 से लेकर 1210 तक दिल्ली में थे। ये बेसिकली टर्किश स्लेव थे बाय ऑरिजिन, और इनको परचेज़ किया था मोहम्मद गौरी ने। तो चूँकि मोहम्मद गौरी का कंटिन्यू अटैक हो रहा था 1205 तक, तो ये 1206 तक 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दिल्ली में इनका रूल हुआ। तो बाद में क्या हुआ कि पहले ये एक टर्किश स्लेव थे, मोहम्मद गौरी ने इनको खरीदा था, और बाद में उसने इनको अपना गवर्नर बना लिया। तो जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई 1205 में, तो उसके बाद ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये बन गए दिल्ली के हिंदुस्तान के जो हैं बादशाह, मतलब जो रूलर हैं ये बने, और इन्होंने स्लेव डायनेस्टी का नींव रखा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी इन 1206, और फिर इनको ना एक टाइटल दिया गया लाख बख्श, गिवर ऑफ लाख्स, यानी कि ये काफ़ी ऐसे जनरस, अपनी जनरसिटी के लिए माने जाते थे। तो इनका ऐसा कहना था कि ये किसी भी ज़रूरतमंद को, गरीबों को काफ़ी सहायता करती थी। तो इनको एक टाइटल दिया गया लाख बख्श का। तो ध्यान रखेंगे लाख बख्श का टाइटल किसको दिया गया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया है, और इसका मीनिंग होता है लाख बख्श का, गिवर्स ऑफ लाख। तो ध्यान रखेंगे कि स्लेव डायनेस्टी जो है उसके फाउंडर भी हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये मोहम्मद गौरी के एक स्लेव थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट इनके बारे में लिखा गया है कि इनकी डेथ कैसे हुई थी। तो इनकी डेथ हुई थी 1210 में वाइल प्लेइंग चौगान और पोलो। तो बेसिकली पोलो को ही तब चौगान बोला जाता था, तो चौगान खेलते हुए इनकी डेथ हो गई थी 1210 में, 1210 में। तो इसलिए इनका ड्यूरेशन काफ़ी छोटा रहा, 4 साल ही इन्होंने रूल किया है। लेकिन ये फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के, और इसके अलावा इनको लाख बख्श यानी कि हेल्पर्स, जो गिवर्स ऑफ लाख्स है, उनका टाइटल भी मिला, और पोलो खेलने के दौरान उनकी मौत हो गई। इनका कुछ जो कंस्ट्रक्शन है जो हमेशा ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसके बारे में देखते हैं। ये बहुत ही फेमस है, कुव्वत उल इस्लाम। ये दिल्ली का एक मस्जिद है, और एक 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है। तो ध्यान रखेंगे कुव्वत उल इस्लाम ये दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है। ये दोनों ही मस्जिद हैं, मॉस्क हैं, जो इनका कंस्ट्रक्शन इन्होंने करवाया था। ये ऑल्सो बिगैन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। ये एक कुतुब मीनार जो हम देखते हैं दिल्ली में जो है, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाया गया था, और इन द ऑनर ऑफ फेमस सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो एक सूफी संत थे, नाम है उनका ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनके सम्मान में कुतुब मीनार का इन्होंने निर्माण शुरू कराया था, कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था, लेकिन कंप्लीट ये नहीं किए हैं, कंप्लीट आगे इल्तुतमिश करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके ओनर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया। इसके अलावा जो 2 और इंपॉर्टेंट इनका है वो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद का नाम है वो है अजमेर में। Abac was a great patron of learning and patronized writers like Hasan un Nizami, author of Tajul Masir, and Fakhr-e-Mudabir, author of Adab al-Harb.
वसूजा, अदब अल मुल्क। तो ये बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आगे हमारे पास लिस्ट है, उसमें से हम याद करेंगे। बस यहाँ अभी ये ध्यान रखेंगे कि ये कुछ नया सीखने के काफ़ी ऐसे इनको बहुत शौक था, तो इन्होंने दो राइटर्स को पैटर्नाइज किया था। पहला का नाम है हसन उल निज़ामी और दूसरे का नाम है फ़ख्र ए मुदाबिर। तो ध्यान रखिए अगर हमसे पूछ ले कि हसन उल निज़ामी किन के टाइम के ऑथर हैं, राइटर हैं, तो वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, और फ़ख्र उल मुदाबिर जो है ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम के राइटर हैं। ये हमने देख लिया कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में देखिए तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो कि 1211 से लेकर 1236 तक इनका रूल था। अभी हमने देखा कि 1205 में मोहम्मद गौरी की डेथ हुई थी, उसके बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के गद्दी पे बैठा। 1206 से लेकर 1210 तक उसने दिल्ली को रूल किया। 1210 में उनकी पोलो या चौगान खेलते हुए मौत हो गई, और उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये गद्दी पे बैठा। तो ये कौन था? ही वाज द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी आप देखिए कि ये गोरी का स्लेव था ऐबक, और ऐबक का स्लेव है इल्तुतमिश, तो समवेयर एक दूसरे का स्लेव ही बन रहा है, यहाँ क्या गद्दी को संभाल रहा है, तो इसलिए इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी बोला गया। तो ये जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश है, ही वाज स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली एट 1211 आफ्टर डिपोजिंग आराम शाह। अभी ये जो आराम शाह है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, लेकिन ये जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश है ये उसका स्लेव था, तो इसने आराम शाह की हत्या की और फिर ये दिल्ली के गद्दी पे बैठ गया। तो ध्यान देंगे 1210 में उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद थोड़े ड्यूरेशन के लिए आराम शाह जो है ये बैठा गद्दी पे, और फिर उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसकी हत्या की और फिर ये दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। तो 1211 से लेकर 1236 तक शमसुद्दीन इल्तुतमिश बैठा है। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उसके बाद आराम शाह, फिर थोड़े इनका काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन है, फिर इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पे बैठा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज अ वेरी कैपेबल रूलर एंड इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये ध्यान देंगे कि दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर जो है वो इल्तुतमिश को ही कहा गया है। अच्छा, अभी हमने पहले देखा था कि मुस्लिम डोमिनियन का फाउंडर किसको कहा गया है, ये अभी आप कमेंट सेक्शन में बताइए किसको कहा गया। अभी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा है। तो अभी हम देखते हैं कि रियल फाउंडर जो दिल्ली सल्तनत का है वो किसको कहा गया है, तो वो इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को कहा गया है। उसके बाद ही मेड दिल्ली द कैपिटल ऑफ इन प्लेस ऑफ लाहौर। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी इसने दिल्ली को कैपिटल बनाया है, इससे पहले जो है लाहौर को दिल्ली का इंडिया का कैपिटल लाहौर माना जाता था, लाहौर होता था, और इल्तुतमिश ने दिल्ली को लाहौर की जगह कैपिटल बनाया। तो अगर पूछ ले कि दिल्ली को सबसे पहले कैपिटल किसने बनाया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसने दिल्ली को ही अपना कैपिटल बनाया लाहौर की जगह पे। ही सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द रैथ ऑफ चंगेज खान द मंगल लीडर बाय रिफ्यूजिंग शेल्टर टू जलालुद्दीन मंगल बरानी प्रिंस ऑफ ख्वारिज्म whom चंगेज वाज चेजिंग। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये जो चंगेज़ खान है ये एक मंगोल लीडर है, और बेसिकली मंगोल जो है ना ये इधर एक ट्राइब होती थी जो चाइना की तरफ पहाड़ियों में रहती थी, और ये काफ़ी ऐसे मतलब इनका मार्शल आर्ट्स और ये सब जो है काफ़ी फेमस था। तो ये जो मंगोल लीडर है चंगेज़ खान, इनसे इसने चंगेज़ खान से इसने इंडिया को काफ़ी ऐसे बचाया है। कैसे बचाया दिल्ली के सल्तनत को? तो चंगेज़ खान ये जो जलालुद्दीन मंगल बरानी है जो कि ख्वारिज़्म का प्रिंस है, इसको ये ढूंढ रहा था क्योंकि इसकी आपस में कुछ राइवलरी थी। तो इसको ये जो जलालुद्दीन मंगल बरानी है ये भागते भागते इंडिया आता है, और इसने ये इल्तुतमिश से शेल्टर के लिए बोला कि आप हमको इंडिया में शरण दे दीजिए। तो इसने इसको यहाँ पे रहने से मना कर दिया कि नहीं, आप इधर नहीं रह सकते। तो फिर इसने चंगेज़ खान जो है जलालुद्दीन को ढूंढ रहा था, तो अगर ये उसको वहाँ रख लेता इंडिया में तो इंडिया भी अब हो जाता चंगेज़ खान का दुश्मन, फिर लड़ाई होती, अटैक्स होते ये वो। तो इसने इंडिया को चंगेज़ खान के भी मतलब कहर से बचा लिया, ये कह लीजिए। तो ये सेव दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द रैथ ऑफ चंगेज़ खान द मंगोल लीडर बाय रिफ्यूजिंग शेल्टर टू जलालुद्दीन मंगल बरानी जो कि प्रिंस ऑफ ख्वारिज्म है, whom चंगेज़ वाज चेजिंग। ध्यान रखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, जलालुद्दीन मंगल बरानी ये नाम याद रखेंगे, और इसको चेज़ कौन कर रहा था? तो चंगेज़ खान। आफ्टर दैट ही इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन टंका। ये इंपॉर्टेंट है, सिल्वर कॉइन को टंका कहा जाता था और कॉपर कॉइन को जीतल कहा जाता था। कॉपर कॉइन को जीतल और सिल्वर कॉइन को टंका कहा जाता था। कॉपर कॉइन को जीतल कैसे याद रखेंगे? कुछ ऐसा, जीतल कॉपर को पितल भी बोलते हैं ना, तो पीतल जीतल कुछ इस तरीके से आप ध्यान रखिए। तो कॉपर कॉइन जीतल और सिल्वर कॉइन टंका कौन इंट्रोड्यूस किया है? तो इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस किया है। अब हम इसको फाउंडर कह रहे हैं दिल्ली सल्तनत का, तो इसने काफ़ी कुछ दिल्ली के सल्तनत में परिवर्तन किया है। तो ये सब है, सिल्वर कॉइन टंका इसने इंट्रोड्यूस किया और कॉपर कॉइन जीतल भी इंट्रोड्यूस किया। He organized the Ekta system and introduced reforms in civil administration and army, which was now सेंट्रली पेड एंड रिक्रूटेड। अभी एकता सिस्टम जो होता है, एकतादारी जो हम पढ़ते हैं, ये सबसे पहले इसने ही किया था, और इसने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी रिफॉर्म्स किए थे, आर्मी में भी रिफॉर्म किए थे। अब वो मतलब है सेंट्रली, अब उनको पेमेंट मिलता था और सेंट्रल ही उनको रिक्रूट करती थी। तो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी में इसने रिफॉर्म किए, अभी उनको सेंटर के द्वारा पेमेंट मिलता था और सेंटर उनको रिक्रूट करती थी। ध्यान रखेंगे, एकता सिस्टम जो है इसको इल्तुतमिश ने किया है।
आई फॉर इल्तुतमिश है और आई फॉर इक्ता सिस्टम, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। और एक तो ये सिल्वर कॉइन टांका और कॉपर कॉइन जीतल, इसने भी इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। ये सेटअप एन ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स नोन एज चहलगानी और चालीसा, ग्रुप ऑफ 40। तो ये जो चहलगानी या चालीसा है, जो कि 40 नोबल का एक ग्रुप है, इसने वो भी स्टार्ट किया। तो ये ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स थे, ये थे सारे के सारे 40 गुलाम ही थे, लेकिन इनका एक ग्रुप इसने बनाया और इसको कि चहलगानी या चालीसा बोला गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार विच वॉज स्टार्टेड बाई ऐबक। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था इन द ओनर ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन, जो काकी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, उनके ओनर में। तो इसको ये कंप्लीट करवाया है इल्तुतमिश, ये भी ध्यान रखेंगे। ही पैट्रोनाइज मिनहाज सिराज ऑथर ऑफ तबाकत नसीरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर ही लेंगे। मिनाज सिराज ये एक राइटर हैं, इसने इनको पैट्रोनाइज किया है और ये इनकी एक रचना है, नाम है उसका तबाकत नसीरी। तबाकत नसीरी मिनहाज सिराज, ध्यान रखेंगे नाम मिनहाज सिराज, ये जो है तबाकत नसीरी के राइटर है और इसको पैट्रोनाइज किया है इनको इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बाद नेक्स्ट है, इल्तुतमिश की डेथ हो गई थी 1236 में। रुकनुद्दीन जो है वो इल्तुतमिश का बेटा था और ये तब गद्दी पे बैठता है। तो रुकनुद्दीन वाज सन ऑफ इल्तुतमिश एंड वाज क्रोन्ड बाय हिज मदर शाह तुर्कान आफ्टर डेथ ऑफ इल्तुतमिश। तो सुल्तान जो है इल्तुतमिश के डेथ के बाद क्या हुआ कि उनकी एक वाइफ थी, नाम है उनका शाह तुर्कान। इसने अपने बेटे को, इल्तुतमिश के बेटे को, रुकनुद्दीन को अपना दिल्ली की गद्दी पे बैठाया। ही वॉज डिपोज बाय रजिया डॉटर ऑफ इल्तुतमिश व्हेन ही वॉज आउट ऑफ कैपिटल टू कर्ब अ रिबिलियन इन अवध अगेंस्ट हिम। अब चूंकि ये उतना एबल नहीं था कि ये प्रॉपरली दिल्ली की सल्तनत को चला सके, तो इसके अगेंस्ट अलग अलग जगह पर रिबेलियन होते रहते थे। तो अवध में उनके उसके अगेंस्ट रिबेलियन होने वाला था। तो रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की ही डॉटर थी, ये उनकी जगह गद्दी पे आई रजिया सुल्तान। और चूंकि ये जो अवध में रिबेलियन हो रहा था, उस रिबेलियन को शांत करने के लिए रजिया सुल्तान को आना पड़ा दिल्ली की गद्दी पर। और ये जब दिल्ली की गद्दी पर आई थी, उससे रुकनुद्दीन जो है वो मींस ही वाज आउट ऑफ कैपिटल, ये दिल्ली में थे भी नहीं। ध्यान देंगे कि रजिया सुल्तान के थोड़े दिन के बाद जो है, थोड़े दिन पहले, रजिया सुल्तान से थोड़े दिन पहले जो रुकनुद्दीन जो है वो आए हुए थे। तो हमने अभी सीक्वेंस देख लिया, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आए, फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह थोड़े दिन के लिए आए, फिर इनको डिपोज करके इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश के बाद जो है रुकनुद्दीन थोड़े दिन के लिए, उनकी मदर ने उनको थ्रोन पे बैठाया और रुकनुद्दीन को हटा करके, रुकनुद्दीन जब कैपिटल से बाहर थे और अवध में रिबेलियन हो रहे थे, तो उसके बाद फिर रजिया सुल्तान जो है वो आई। तो अभी तक हमने 4 के बारे में पढ़ा है, अभी हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो रुकनुद्दीन जो है 1236 में थोड़े टाइम के लिए दिल्ली के सल्तनत के वहाँ रूलर थे। उसके बाद रजिया सुल्तान के बारे में देखेंगे। 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान का रूल रहा। ये भी ज़्यादा लंबा नहीं है, मात्र 4 साल है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का 4 साल था, रजिया सुल्तान का भी 4 साल ही है। अब यहाँ पे देखेंगे रजिया सुल्तान का भी 4 साल है। दो इल्तुतमिश हैड नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया एज सक्सेसर, द नोबल्स प्लेस्ड रुकनुद्दीन फिरोज ऑन द थ्रोन, हाउएवर रजिया गॉट रिड ऑफ रुकनुद्दीन एंड असेंडेड द थ्रोन। अभी इल्तुतमिश जो है, इसने ऑलरेडी अपनी बेटी रजिया सुल्तान को एज ए सक्सेसर नॉमिनेट कर रखा था कि उनके बाद उनकी गद्दी पर रजिया सुल्तान ही बैठेगी। लेकिन जो उस वक्त के नोबल्स थे, जो चहलगानी, जो अभी हमने देखा कि इल्तुतमिश ने चहलगानी स्टार्ट किया था, चालीसा स्टार्ट किया था, तो इन लोगों ने रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि उनकी एक रानी थी, महारानी थी इल्तुतमिश की, उनके बेटे को बिठा दिया था गद्दी पे, रुकनुद्दीन फिरोज को। लेकिन रजिया सुल्तान जो है इनको हटा करके खुद फिर गद्दी पे आ जाती हैं। इनके बारे में देखते हैं। शी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी टू हुएवर रूल्ड इन इंडिया। अब ये पहली और ओनली मुस्लिम लेडी है जिन्होंने इंडिया को रूल किया है। शी वॉज पॉपुलर अमॉन्ग द पीपल बट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू नोबल्स एंड थियोलॉजियंस। अभी ये लोगों में काफ़ी पॉपुलर थी, इनको काफ़ी लोकप्रिय थी, लेकिन ये जो नोबल्स थे इनको ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, क्योंकि अब इनका मुस्लिम्स का अपना अलग है, महिलाओं को पर्दा में रहना है या फिर कुछ, तो इनकी ये सब थॉट्स का था डिफरेंस। तो इसके कारण नोबल्स और जो थियोलॉजियंस थे ये उनको एज अ रूलर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। सी फर्दर ऑफेंडेड द नोबल्स बाय हर प्रेफरेंस फॉर अबैसियन स्लेव याकूत। अभी उन्होंने एक अबैसियन स्लेव भी रखा था, याकूत, इसके कारण भी नोबल्स जो हैं उनको काफ़ी अपोज करते थे। उसके बाद है, सून आफ्टर हर एक्सेशन द गवर्नर्स ऑफ मुल्तान, बदाऊं, हांसी एंड लाहौर ओपनली रिवोल्टेड अगेंस्ट हर। अभी जो अलग अलग जगह के जो गवर्नर्स थे, मुल्तान के, बदायूं के, हांसी के और लाहौर के, ये सब उनके अगेंस्ट में रिवोल्ट करने लगे उनके जैसे ही वो गद्दी पे बैठी उनके बाद। देयर वाज ए सीरियस रिबेलियन इन भटिंडा। तो भटिंडा में भी काफ़ी ऐसे रिबेलियन देखने को मिला और ये काफ़ी बड़े लेवल पर रिबेलियन हो गया था, रिबेल। अल्तुनिया गवर्नर ऑफ भटिंडा रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सुजरेनिटी ऑफ रजिया। तो वहाँ का जो गवर्नर था उसका नाम था अल्तुनिया, और उसने मतलब ऐसा कहा कि वो रजिया सुल्तान के अंडर में एज ए गवर्नर काम नहीं करेगा। तो रजिया जो है अकम्पनीड बाय याकूत मार्च्ड अगेंस्ट अल्तुनिया। अभी इसने क्या हुआ कि रजिया और ये जो याकूत है
जो स्लेव है रजिया का, ये दोनों साथ में गए और अल्तुनिया की तरफ गए कि उधर वो भटिंडा में जो रिबेल है उसको दबा सके। हाउएवर अल्तुनिया गॉट याकूत मर्डर्ड एंड इम्प्रिजन रजिया। अब वहाँ जाने के बाद ये हुआ कि जो अल्तुनिया जो भटिंडा का जो रूलर था उसने याकूत को मार दिया और रजिया सुल्तान को कैद में रख लिया। सब्सिक्वेंटली रजिया मैरिड अल्तुनिया एंड बोथ ऑफ देम मार्च्ड ओवर दिल्ली। अभी ये हुआ कि यहाँ से ये लोग गए हुए थे भटिंडा में रिबेलियन को दबाने, और वहाँ जाने के बाद ये जो स्लेव है याकूत, इसको तो उसने मार दिया और रजिया सुल्तान को कैद कर लिया। बाद में ये हुआ कि रजिया सुल्तान की शादी हो गई अल्तुनिया से और फिर ये दोनों दिल्ली की तरफ आ गए। तो दिल्ली में आ रहे थे ताकि दिल्ली में सिचुएशन को कंट्रोल कर सके, अलग अलग जगह पे जो रिबेलियंस हो रहे हैं उनको भी देख सके, जो नॉबल्स इनके अगेंस्ट है उनको भी देखें। इन 1240 रजिया बिकेम द विक्टिम ऑफ कंस्पिरेसी एंड वाज असैसिनेटेड नियर कैथल, जो कि हरियाणा के पास है। अब ये जो चहलगानी जो 40 लोग हैं इनको ही ये पसंद नहीं थी, जो नॉबल्स हैं उनको अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे इनके अगेंस्ट रिबेलियन भी हो रहे थे, जैसे कि बदायूं में, हांसी में और लाहौर में। अभी तो ये भटिंडा में भी हुआ था, बट अल्तुनिया से उनकी शादी हो गई थी बाद में। तो बाद में ये जब दोनों दिल्ली आ गए थे तो 1240 में ये हुआ कि रजिया को एक साजिश के तहत इनका भी असैसिनेशन करवा दिया गया। और कहाँ पे? तो ये हरियाणा के पास कैथल में। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ध्यान रखेंगे, हरियाणा के पास कैथल में। इसमें एक पॉइंट है, ये काफ़ी वो इंपॉर्टेंट है कि रजिया जो है ना ये बिना पर्दा के ही आती थी अपने दरबार में, दिल्ली सल्तनत का जो भी है कार्य वो देखने के लिए। ये भी इनके नॉबल्स को काफ़ी खटकता था, तो मे भी कभी पूछ ले कि उसने पर्दा को एक्सेप्ट किया था कि नहीं किया था। तो ये ध्यान रखेंगे कि रजिया ने पर्दा को एक्सेप्ट नहीं किया था। रजिया सुल्तान के बाद है बहराम शाह, जो कि 1240 से लेकर 1242, 2 साल ही मात्र इन्होंने राज किया है। देख लेते हैं। आफ्टर रजिया इल्तुतमिश थर्ड सन बहराम शाह वाज पुट ऑन द थ्रोन बाय पावरफुल टर्किश काउंसिल चलिशा। अभी देखिए इल्तुतमिश ने एक जो चलिशा बना दिया था, ये काफ़ी पावरफुल काउंसिल था। अब ये लोग आपस में ये हो रहा है कि इनके यूनिटी से कोई शासक हटाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। इसने पहले रुकनुद्दीन फिरोज को बनाया, वो तो रजिया ने बाद में उसको फिर हटा करके रजिया सुल्तान खुद से बनी। लेकिन फिर इसने रजिया सुल्तान की डेथ के बाद बहराम शाह, जो कि इल्तुतमिश के ही थर्ड सन थे, उनको वापस से गद्दी पे बिठाया। He was considered the only as de jure ruler, while नायब ए मामलाकत द रीजेंट was de facto ruler। ये जो बहराम शाह हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ नाम के शासक थे, लाइक de jure रूलर थे, लेकिन जो एक्चुअल में जो रूलर थे वो नायब ए मामलाकत, जो कि रीजेंट जो होते थे वो एक्चुअल रूलर होते थे, और ये बस नाम के हेड ऑफ द स्टेट थे। ये बहराम शाह के लिए कहा जाता है। He was considered only as de jure ruler। बहराम शाह lost his life after his failed attempt to assert his authority once on the throne। बहराम शाह ये भी मतलब नेक्स्ट है, बहराम शाह को जो है वो डिजूरी रूलर कहा जाता था, जबकि जो एक्चुअल में रूलर है वो नायब ए मामलाकत द रीजेंट, इनको डी फैक्टो रूलर कहा जाता था। तो ये बस नाम के रूलर थे, इनका कुछ ऐसा इनके कंट्रोल में नहीं था, इनकी कोई पावर ऐसी नहीं थी, बस ये नाम के रूलर थे, डी जूरी रूलर थे। ही वॉज कंसिडर्ड ओनली एज डी जूरी रूलर। इसके बाद हमारे पास बहराम शाह लॉस्ट हिज लाइफ आफ्टर हिज फेल्ड अटेम्प्ट टू असर्ट हिज अथॉरिटी वंस ऑन द थ्रोन। तो गद्दी पर बैठने के बाद क्या हुआ कि बहराम शाह ने अपने पावर को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि इनकी हत्या कर दी गई, वो भी कॉन्स्पिरेसी के तहत कि अब इनको भी हटाना है गद्दी से। तो यहाँ पे बहराम शाह भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए, 1240 से लेकर 1242 तक रहे थे। उसके बाद है मसूद शाह। मसूद शाह कौन है? तो ये 1242 से लेकर 1246, ये 4 साल तक रहे हैं, रूल किए हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। तो मसूद शाह ही वॉज द सन ऑफ रुकनुद्दीन but was deposed after Balban and Nasiruddin Mahmud's mother Mallika Jahan conspired against him and established Nasiruddin Muhammad as the new sultan। अभी ये क्या है ना कि रुकनुद्दीन फिरोज हमने ऊपर देखा है, जो इल्तुतमिश के बेटे थे, उनके बेटे हैं ये मसूद शाह। तो मसूद शाह बेसिकली इल्तुतमिश के पोते हुए। तो इनको ये जो बहराम शाह है उसके बाद मसूद शाह ये गद्दी पे बैठे, लेकिन इनको क्या हुआ कि बाद में बलबन जो है, यहाँ से ये नाम आना स्टार्ट हो गया है, आगे जाकर के ये रूलर भी है। तो बलबन जो है ये चालीसा का, ये जो हमने ऊपर चहलगानी या चालीसा जो देखा है उसका एक नॉवल था, ये काफ़ी पावरफुल था, टर्किश नॉवल है और ये काफ़ी पावरफुल है बलबन। तो बलबन और जो नसीरुद्दीन महमूद जो है उनकी माँ, ये दोनों मिल करके, मल्लिका जहाँ इनका नाम है, ये दोनों मिल करके मसूद शाह के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करती है और फिर इनको हटा देते हैं ये दोनों। और फिर उसके बाद नए रूलर बनते हैं कौन? तो नसीरुद्दीन महमूद, ये नए सुल्तान बनते हैं 1246 में। He was the son of Iltutmish and was known as the Darwesi king as he was very pious and noble। He died in 1266। अभी देखेंगे हम यहाँ पे कि नसीरुद्दीन महमूद जो है ये इल्तुतमिश के बेटे हैं और मसूद शाह जो है वो इल्तुतमिश के पोते हैं। तो रुकनुद्दीन फिरोज ये इल्तुतमिश के बेटे थे और इल्तुतमिश के पोते हैं मसूद शाह, इनको गद्दी पे बिठाया गया। तो बलबन जो कि एक चलीसा या चहलगानी का मेंबर है वो, और साथ में मल्लिका जहाँ जो कि नसीरुद्दीन महमूद की मदर हैं, उन्होंने मिलकर आपस में कॉन्स्पिरेसी किया और इनको हटा करके अपने बेटे को, यानी कि नसीरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश के बेटे हैं, उनको गद्दी पे बिठाया
और ये 20 ईयर्स तक रूल किए हैं, लगभग 1246 से लेकर 1266 तक। तो ही वॉज द सन ऑफ इल्तुतमिश, और ये इनको दारवेसी किंग कहा जाता है। दारवेसी किंग का टाइटल इनको दिया जाता है क्योंकि ये काफ़ी पायस थे, काफ़ी धर्म कर्म में लगे होते थे, काफ़ी ऐसे और नोबल थे, तो इनकी वजह से इनको दारवेसी किंग का टाइटल दिया जाता है। ही डाइड इन 1266। ज़्यादा कुछ इनके बारे में नहीं है, बस ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे कि ये इनको दारवेसी किंग का टाइटल मिला था उनके काफ़ी पायस और नोबल होने की वजह से, और ये इनको इनकी मदर और बलबन की हेल्प से बिठाया गया था गद्दी पे। अब आते हैं कौन, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बलबन। बलबन के बारे में देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बलबन जो है 1266 से लेकर 1287, लगभग ये 21 ईयर्स तक रूल किया। बलबन असेंडेड द थ्रोन इन 1266। अभी देखिए कि ये चालीसा का ही एक मेंबर है और अब ये खुद थ्रोन पे बैठ गया है। ही ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा एंड रिस्टोर्ड द प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन। दैट वाज हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द सल्तनत। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि ये चालीसा का मेंबर है और उसको पता है कि चालीसा वाले लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, चालीसा वाले मिलकर कभी किसी को गद्दी पे बिठा दे रहे हैं, कभी किसी को गद्दी से हटा दे रहे हैं, कभी किसी को कॉन्स्पिरेसी करके मार ही दे रहे हैं, तो उसको लगा कि ये चालीसा जो है ये दिल्ली सल्तनत के लिए ठीक चीज़ तो है नहीं। ऑल्दो ही वाज अ मेंबर ऑफ चालीसा, लेकिन ये चालीसा का जो भी होता है ना निगेटिव पॉइंट्स, वो ये जानता था। तो इसने आते ही सबसे पहले जो चीज़ खत्म किया है वो क्या है, तो वो चालीसा खत्म किया है। तो ही ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा। बलबन जो है चालीसा का ही मेंबर था, लेकिन ही ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा एंड रीस्टोर्ड द प्रेस्टीज ऑफ क्राउन। तो जो क्राउन का जो प्रेस्टीज है, जो एम्परर हैं, जो दिल्ली की गद्दी पे बैठे हैं, उनका जो प्रेस्टीज है उसको इसने रीस्टोर किया है। ये दिल्ली की सल्तनत की स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसका माना जाता है। और ऑब्वियसली बात है, इसके बाद जब चालीसा ही नहीं है तो फिर बाकी चीज़ें स्टेबल थी, वो लोग उनका आपस में कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं चल रहा है, कुछ ये सब नहीं उठा पटक नहीं हो रहा दिल्ली की सल्तनत में। टू कीप हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड, बलबन अपॉइंटेड स्पाइज। अभी इसको पता है कि क्या क्या किधर किधर गड़बड़ हो रहा है पूरे सल्तनत में, तो इसने खुद को ऐसा ये रखा कि हम इसको हर चीज़ के बारे में जानकारी हो, कहाँ कुछ ठीक चल रहा है, कहाँ कुछ खराब चल रहा है, तो इसने स्पाइज भी अपॉइंट किए हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे सबसे अगर पहले पूछे कि किसने अपने आप को लाइक वेल इन्फॉर्म्ड रखने के लिए या फिर सल्तनत के लिए स्पाइज का सबसे पहला कहाँ से आया, तो ये बलबन के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट है, ही क्रिएटेड a strong centralized army to deal with the internal disturbances and to check Mongols who were posing a serious danger to दिल्ली सल्तनत। अभी हमने ऊपर देखा था कि मंगोल्स का जो चंगेज़ खान है, जो इल्तुतमिश के टाइम पे इल्तुतमिश ने ये चीज़ किया है कि चंगेज़ खान से इंडिया को बचा लिया है, लेकिन फिर बाद में बलबन के टाइम पे फिर मंगोल्स जो है वो इंडिया की तरफ एक खतरा की तरह थे, तो इसने अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया है। ही क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी। तो बलबन के समय आर्मी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है, और इनका दो मेन रीज़न था। एक तो इंटरनल डिस्टर्बेंस, अलग अलग जगह पे लोग रिवोल्ट कर रहे हैं। अभी हमने रजिया सुल्तान के टाइम पे देखा ना कि कहीं बदायूं में, तो कभी भटिंडा में, तो कभी कहीं अवध में, इधर उधर सब तरफ रिवोल्ट हो रहा है। जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है उनको कंट्रोल में रखने के लिए इसने एक सेंट्रलाइज स्ट्रॉन्ग आर्मी डेवलप किया, क्रिएट किया। और साथ ही जो बाहर से जो आउटर इन्वेडर्स का जो खतरा है, जैसे कि मंगोल्स का खतरा है दिल्ली सल्तनत पे, इसके लिए भी बलबन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेप लिया कि इसने स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी क्रिएट किया। ही एस्टैब्लिश्ड ए मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवाने अर्ज। इसके अलावा इसने दीवाने अर्ज भी इस्टेब्लिश किया है, जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट था, प्रॉपर मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवाने अर्ज। The Persian court model influenced Balban's conception of kingship. He took up the title of Jilla Ilahi, Shadow of God, introduced Nowruz, the Persian New Year festival. अभी ये जो पर्सियन मॉडल है, इसको इसने इंडिया में फिर अप्लाई करना स्टार्ट किया। पर्सियन कोर्ट मॉडल जो है, इसको इसने इंडिया में लगाया। सबसे पहले तो इसने जिले इलाही यानी कि शैडो ऑफ गॉड का टाइटल लिया। जिले इलाही का टाइटल किसने लिया है, तो शैडो ऑफ गॉड ने। अभी हमने ऊपर देखा है कि इस्लामिक स्टेट्स को काफ़ी अच्छा जो सर्विस प्रोवाइड करने के कारण यमिन अल दावला का टाइटल किसी को मिला था, किसको मिला था वो आप अभी कमेंट में बताएंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं बलबन के बारे में। तो बलबन को जो है जिला इलाही का टाइटल दिया गया। इसने खुद से ये टाइटल खुद को दिया है, और इसका मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड। तो सबसे पहले जिला इलाही का जो टाइटल है ये खुद को दिया है बलबन ने। जिला इलाही बलबन को कहा जाता था। और इसके अलावा पर्सियन फेस्टिवल है, नौरोज़ फेस्टिवल या नवरूज़ फेस्टिवल कहते हैं। ये न्यू ईयर फेस्टिवल है, और ये चलाने का जो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का जो प्रथा है, ये बलबन ने ही स्टार्ट किया है। तो ये पूछ लिया गया था, आई थिंक 78th बीपीएससी का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि नौरोज़ फेस्टिवल का जो शुरुआत है वो किसने करवाया था, तो बलबन ने करवाया था। ध्यान रखेंगे ये भी कि बलबन जो है वो चालीसा यानी कि चहलगानी जो है उसके पावर को भी तोड़ रखा है, तोड़ दिया। उसके बाद चालीसा को कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, वो उसने ख़त्म ही कर दिया था। और इसके अलावा इसने आर्मी को भी सेंट्रलाइज किया था। ठीक है, दीवाने अर्ज भी इसने इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद क्या है, ही इंट्रोड्यूस सजदा, प्रोस्ट्रेशन बिफोर द मोनार्क एंड पाइवोस, किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क एज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन। अभी जब हम लोग देखेंगे आगे कि और क्या क्या हो सकता है इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में इसने ये भी किया है कि जब हम किंग के आगे जाते हैं, किंग को सैल्यूट करने के लिए आते हैं, तो उसके लिए दो तरीका इसने स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस किया। पहला कि सजदा, सजदा में क्या करना है कि मोनार्क के आगे झुकना है, उनको फील कराना है कि आप काफ़ी मजेस्टी हैं। दूसरा कि पाइबोस, पाइबोस में जो मोनार्क है उनके जो पैर हैं, फीट है, उनको चूमा जाता था। तो सजदा और पाइबोस का जो सिस्टम है ये भी इंट्रोड्यूस किया किसने, तो बलबन ने किया है।
ही डिस्ट्रॉयड द मेवाती राजपूत ब्रिगेड इन दोआब वाइल फॉरेस्ट वेयर कट एंड फोर्ट्स बिल्ट। अब क्या है कि मेवाती राजपूत जो है उनका जो भी था फोर्ट वगैरह, he destroyed the मेवाती राजपूत ब्रिगेडेस इन द दोआब एंड वेयर फॉरेस्ट वेयर कट एंड फोर्ट्स बिल्ट। अब मेवाती राजपूत की तरफ इसने क्या हुआ कि फॉरेस्ट को काट करके दोआब रीजन, जो दो नदियों के बीच का रीजन होता है, उधर जो मेवाती राजपूत थे उनके वहाँ जो भी फॉरेस्ट थे उनको काट करके उसने किला वगैरह बनवाया है। In his last days, he overlooked the Sultanate affairs due to death of his eldest and most loving son, Muhammad, and rebellion by his closest and the most loved slave, Tughril. Muhammad died fighting the Mongol in 1285 while Tughril was captured and beheaded. अभी देखते हैं कि लास्ट डेज में क्या हुआ। लास्ट डेज में बलबन के बारे में देखा जाए तो इसने अपने सल्तनत के काम में ध्यान देना बहुत कम कर दिया था। सल्तनत के जो भी अफेयर्स थे, काम काज थे, उस पर इसने बहुत कम ध्यान देना शुरू किया। क्यों? क्योंकि इसके जो सबसे बड़े बेटे हैं और सबसे प्यारे बेटे हैं मोहम्मद, उसकी मौत हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। कैसे हो गई थी? तो ये जो मोहम्मद है वो मंगोल से फाइट करते हुए 1285 में उसकी डेथ हो गई। मंगोल्स जो हमने अभी ऊपर देखा भी कि मंगोल से बचाने के लिए इंडिया को उसने एक सेंट्रलाइज आर्मी बनाया था, और इसके बेटे मोहम्मद की ही मौत हो गई मंगोल से लड़ते हुए 1285 में। और इसका एक काफ़ी भरोसेमंद स्लेव था, नाम है उसका तुगरील। तो तुगरील जो है इसने रिबेलियन कर दिया। ये इसका सबसे क्लोजेस्ट और मोस्ट लव्ड स्लेव था, इसने ही रिबेलियन कर दिया। तो इन दोनों घटना के बाद से ये जो बलबन है इसका थोड़ा अपने सल्तनत के अफेयर्स में इसने इसमें ध्यान देना इसने कम कर दिया। और इसके बारे में तुगरील के बारे में ये भी कहा जाता है कि तुगरील वाज कैप्चर्ड एंड बिहेडेड, इसका सर काट दिया गया था इसको पकड़ के। तो बेसिकली बलबन के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट हमारे पास कौन है? नेक्स्ट और सबसे लास्ट रूलर है कैकाबाद। कैकाबाद क्या है? तो ही इज़ द ग्रैंड सन ऑफ बलबन एंड वॉज सीटेड ऑन द थ्रोन बाई फखरुद्दीन द कोतवाल ऑफ दिल्ली हु अज्यूम्ड हाई पॉलिटिकल अथॉरिटी ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ बलबन, बट द कैकाबाद वॉज नेक्स्ट रूलर है कौन? कैकाबाद, जो कि 1287 से 1290, ये भी 3 ईयर्स तक ही रूल किया है। बेसिकली देखा जाए तो सबसे लंबा रूल बलबन का ही रहा है, लगभग 21 ईयर्स का। उसके बाद कैकाबाद का आया है। तो कैकाबाद क्या है? तो ये कौन है? ये बलबन का ग्रैंड सन है, इसका बेटा तो मर चुका है मोहम्मद मंगोलों से लड़ते हुए। तो कैकाबाद को गद्दी पर किसने बिठाया? तो फखरुद्दीन ने बिठाया। फखरुद्दीन कौन है? तो दिल्ली का कोतवाल है, जिसको कि काफ़ी ऐसा बड़ा पॉलिटिकल अथॉरिटी मिल गया था बलबन के ड्यूरेशन में ही, लास्ट डेज ऑफ बलबन में। तो ग्रैंड सन ऑफ बलबन है कैकाबाद, और ही वाज सीटेड ऑन थ्रोन बाय फखरुद्दीन द कोतवाल ऑफ दिल्ली हु अज्यूम्ड हाई पॉलिटिकल अथॉरिटी ड्यूरिंग द लास्ट एज ऑफ बलबन, बट कैकाबाद वाज किल्ड एंड बाय द खिलजी फैमिली विच सॉ द एंड ऑफ स्लेव डायनेस्टी एंड बिगनिंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी इन दिल्ली थ्रोन। अब ये जो कैकाबाद है इसका ख़त्म ये कैसे होता है, इसकी डेथ कैसे होती है? तो खिलजी फैमिली के द्वारा इसको मार दिया जाता है, और इसके साथ ही जो स्लेव डायनेस्टी है इसका ख़त्म होता है, और यहाँ से शुरू हो जाता है हमारे पास खिलजी डायनेस्टी। तो ये हमारा आज का है जो हमने अभी कंप्लीट देखा दिल्ली सल्तनत पे स्लेव डायनेस्टी का। इसको एक बार हम क्विकली देख लेते हैं कौन कौन से रूलर थे, क्या था, कैसे था। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी का जो ड्यूरेशन है वो कब से कब तक है? तो ये 1206 से लेकर 1290 AD तक है। सबसे फर्स्ट रूलर का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 4 साल तक रहा। इतना डेप्थ में जाकर के सबका ड्यूरेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बट ध्यान रखेंगे सीक्वेंस। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल तक, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, लेकिन उस बीच में कौन था? आराम शाह, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, वो आराम शाह था। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो कि स्लेव था, वो आराम शाह को हटा करके बना। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है उसने दिल्ली को कैपिटल बनाया है, उसको रियल फाउंडर कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा रुकनुद्दीन थोड़े दिन के लिए बना, फिर उसको रजिया सुल्तान के द्वारा हटाया गया। रजिया सुल्तान के बाद थोड़े दिन के लिए ये जो बहराम शाह है 2 साल के लिए बने, जो कि इल्तुतमिश के थर्ड बेटे थे। और फिर ये जो है बहराम शाह के बाद फिर मसूद शाह बने। मसूद शाह को बलबन और मल्लिका जहाँ दोनों मिलकर के कंस्पिरेसी के थ्रू हटाते हैं, इनकी हत्या कर दी जाती है, और फिर नसीरुद्दीन महमूद बनते हैं। नसीरुद्दीन महमूद के बाद गियासुद्दीन बलबन, यानी कि बलबन जो कि चलीसा के एक मेंबर हैं, काफ़ी पावरफुल हैं, बलबन आते हैं फिर गद्दी पर, और बलबन सबसे लंबे टाइम तक रूल करते हैं। फिर उसके बाद सबसे लास्ट रूलर जो है वो है कैकाबाद, और कैकाबाद जो है ये सबसे लास्ट है, और इनको खिलजी डायनेस्टी की जो फैमिली, खिलजी फैमिली जो है, इनके द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है, और इसके साथ खिलजी डायनेस्टी का शुरू होता है। तो खिलजी डायनेस्टी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये हमारा आज का वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, जिनको भी जरूरत है उन तक शेयर करें, और लास्ट टाइम में आपको रिविजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अभी आपको अब देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे फैक्ट्स ऐसे याद हो गए होंगे। कुछ जो फैक्ट्स हैं जो आप 1-2 बार इसको ऐसे देखेंगे बुक को, तो फिर आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।